आइए हम कल आप लोगों को बोले थे कि गतिहीन स्फीति बताएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा गतिहीन स्फीति हिंदी है, शायद एक टर्म आए, हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में ही हिंदी में भी आ जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये क्या है? भूगोल उगोल पढ़ते होंगे आप लोग तो स्टैग एक चीज आती होगी स्थलाकृति में आप लोग। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या है? ये दो शब्द, दो टर्म को मिला के बना है। एक है स्टैग्नेशन, क्या है? और दूसरा है इन्फ्लेशन। शब्द जोड़ने आता है आप लोगों को? तो स्टैग्नेशन का स्टैग और इन्फ्लेशन का फ्लेशन मिलके क्या बन गया? स्टैगफ्लेशन। क्या बन गया? बन गया ना? AC स्क्वायर बराबर पढ़े हैं ना? ठीक है, तब तो स्टैगफ्लेशन बन गया। स्टैग्नेशन मतलब होता है रोजगार कम है, मंदी की अवस्था है, आर्थिक समृद्धि नहीं है, विकास दर अवरुद्ध है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास अवरुद्ध है। यानी आर्थिक विकास या आर्थिक रुका हुआ है, स्टॉप है। अवरुद्ध है, स्टॉप। तो स्टैग्नेशन का यही है, ध्यान से समझिएगा। जब आर्थिक विकास अवरुद्ध है और इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति है ना? ये तो जान ही रहे ना, यानी स्फीति है। यानी आप खुद सोचिए, नियम तो ये कहता है कि यदि स्फीति हो रही है तो रोजगार भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और स्फीति एक दूसरे को मैच करते हैं, याद रखिएगा। ये नियम है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो लोगों के पास पैसा आता है, तो लोग डिमांड बढ़ती है, तो लोग प्रोडक्शन भी बढ़वाते हैं। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम कौन करेगा? आदमी ही, वर्कर ही। तो यानी अब वो रोजगार भी बढ़ेगा, है ना? तो घुमा फिरा के जब इन्फ्लेशन होता है, नियम तो यही कहता है कि इन्फ्लेशन में रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, नियम तो यही है। ये दोनों बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, यानी ये सब बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आर्थिक विकास हो रहा है ना? लेकिन ये तो कह रहा है कि स्टैग्नेशन, कि आर्थिक विकास रुका हुआ है। नियम तो यही है कि स्फीति के समय रोजगार भी बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्फीति जब होती है, इन्फ्लेशन होता है तो स्टैग्नेशन वह स्थिति है, ध्यान से देखिएगा। स्टैग्नेशन कहते क्या है? स्टैग्नेशन वह स्थिति है, सच कंडीशन वह स्थिति है जब एक तरफ इन्फ्लेशन हो लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाए। मतलब इन्फ्लेशन, दाम तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन और रोजगार नहीं बढ़ रहा है, एक समस्या। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? पहले ही दिन हम खड़ा कर पूछे, बताइए क्या है? वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि। एक ही लाइन का है, रोज पढ़ा के भेजते हैं, रोज भूल जाते हैं। वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि मतलब दाम तो बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब यही नहीं हुआ, दाम तो बढ़ रहा है लेकिन न रोजगार बढ़ रहा है, न उत्पादन बढ़ रहा है, न
प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कहने का मतलब आर्थिक विकास अवरुद्ध है। तो एक लाइन का इसका परिभाषा है, जब एक तरफ वस्तु की या सेवा की कीमत बढ़ रही है लेकिन उत्पादन और रोजगार ठप है, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। और ये बहुत आश्चर्यजनक स्थिति में होता है, सभी हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में हो चुका है। अमेरिका स्टैग्नेशन से गुजरा है, इसीलिए तो किन्स आगे, तो स्टैग्नेशन जो है, किन्स काहे इतना फेमस है पता है? 1930 में जब आर्थिक मंदी आई थी, विश्व में आई थी, पूरे वर्ल्ड में, ना आप थे ना हम थे, गांधी जी थे, चला था सभी, ना हो गया ना, खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है। तो विश्व में आर्थिक मंदी आई थी पूरे वर्ल्ड में, किन्स ने जो विचारधारा दिया उस मंदी से निकलने के लिए, उसी सिद्धांत के आधार पर पूरी दुनिया बाहर निकली, वही पकड़ा मेथड को, इसीलिए किन्स का नाम इतना लेते हैं। और देखिए बार बार आ रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, उसने एक पुस्तक भी लिखी है, बहुत फेमस पुस्तक है, कभी हम बता देंगे पुस्तक भी। तो ये ध्यान रखिएगा, इन स्टैग्नेशन का मतलब ही यही है। और आपको बता दें, उस दौर में ना जो गुजर रहा था, अभी बाद में जो अमेरिका गुजरा, अभी कुछ दिन बाद गुजरा, 70 में गुजरा अमेरिका में, उसके बाद फिर एक स्थिति आई अमेरिका में। वहाँ क्या हुआ, वहाँ की स्थिति कैसी थी अभी हम बताएंगे। वहाँ की स्थिति थी अमेरिका की कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वो बढ़ इसलिए रही थी क्योंकि उत्पादन उतना नहीं था। लेकिन ये स्थिति इतनी बढ़ी कि उत्पादन के आधार पे, प्रोडक्शन के कारण वो जो नहीं, वहाँ पे इन्फ्लेशन था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उत्पादन छोड़िए, वो पहुँच गया लागत वाले में, यानी इन्फ्लेशन शुरू हुआ था डिमांड के कारण और पहुँच गया कास्ट के कारण, लागत के कारण। मतलब महंगी वस्तु मिल रही थी, इसीलिए कीमत बढ़ गई बाद में। शुरू में जो मुद्रास्फीति थी वहाँ कुछ दिन तक, वो इसलिए थी कि लोगों की डिमांड थी, पैसा खुद था, तो डिमांड बढ़ी। लेकिन अंतिम में जाते जाते इसलिए महंगाई बढ़ गई कि हर एक चीज़ महंगा था बनाने में। ऐसा क्यों हुआ पता है? इसलिए वो आप ही सोचिए, अगर किसी देश में हर एक चीज़ महंगी हो तो कौन छोड़ेगा, सब महंगे पे बेचेंगे, तो बनाने वाली चीज़ भी महंगी हो जाएगी। वो काहे सस्ता रखेगा? खोआ भी महंगा हो जाएगा, दूध भी महंगा हो जाएगा, भैंस भी महंगी हो जाएगी, सब महंगा हो जाएगा। सब महंगा बेच रहे हैं, हम महंगा बेचेंगे। तो इसीलिए लागत जो है जिससे लगा के बनाया जाता है वो है महंगा हो गया। लंबे समय तक अगर मुद्रास्फीति रहेगी तो यही स्थिति होती है। तो अमेरिका गुजर चुका हर कंडीशन से, हम लोग स्टैग्फ्लेशन में आज तक नहीं थे। ये सब उन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन पढ़ना है। तो स्टैग्फ्लेशन समझे, एक लाइन का आंसर है, एक तरफ वस्तु की कीमत बढ़ रही है यानी इन्फ्लेशन है, देखिए ये इन्फ्लेशन है, एक तरफ वस्तु की कीमत बढ़ रही है और दूसरी तरफ आर्थिक विकास रुका हुआ है, यानी रोजगार और उत्पादन नहीं मिल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? स्टैग्नेशन। जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वही कंडीशन स्टैग्नेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग अब जितना मुद्रास्फीति पढ़े उसमें ये देखेंगे सबसे पहले कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है। सबसे पहले यही देखेंगे, काज देखेंगे या रीजन जो बोल सकते हैं, जो भी कहिए, रीजन। दूसरा देखेंगे इसमें प्रभाव, इसका इम्पैक्ट क्या है ना, इसका प्रभाव। और तीसरा हम लोग देखेंगे उपाय ना, यानी निवारण। कारण, प्रभाव, फिर निवारण, उपाय।
तो आइए सबसे पहले कारण देखते हैं हम लोग। तो पहला आपका बड़ा रीजन रहेगा मुद्रास्फीति का क्या कारण है। काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत इजी है, अब तो आप लोग आराम से बता देंगे, उंगली पे गिन के बता देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग मांग पक्ष, मांग साइड की तरफ से देखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ मांग साइड, डिमांड साइड, यानी मांग पक्ष के घटक। सबसे पहले यहां से देखिए, मांग पक्ष के घटक की तरफ से देखते हैं कि अगर मांग बढ़ती है तो क्या मुद्रास्फीति बढ़ती है, इसकी तरफ से देखते हैं डिमांड साइड से। कंपोनेंट ऑफ डिमांड साइड से देखिए, एक एक करके देखते रहिए। आप आराम आराम से बताइएगा, हम पूछने जा रहे हैं, सोच के बताइएगा। यदि पब्लिक एक्सपेंडिचर में यानी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो या कमी हो, किस कंडीशन में आप बताइए, वृद्धि होगी तब या कमी होगी तब मुद्रास्फीति होगी? हम छोड़ दिए हैं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी तब या कमी होगी तब। संजना बताइए, वृद्धि होगी तब। आप लोग कैसे? हाँ, सरकार खूब खर्च करेगी ना तो पैसा कमवा कौन करेगा? आप ही लोग ना। पैसा जाएगा किसके पास? आप ही के पास ना। जेब ठनठनाएगा, अरे कमवा कराएगी, आपको इंजीनियर बनाएगी, टीचर बनाएगी आपको, तभी ना पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तभी स्फीति आएगी, डिमांड बढ़ेगी। तो जब पहले की तुलना में सार्वजनिक व्यय अगर बढ़ जाए तो स्फीति आएगी। हर हाल में देखिए आपका निगाह कहाँ होना चाहिए, ये जो गांधी जी वाला नोटिया है ये बढ़ जाए, बस दिमाग में यही रहे, ये जो मांग वाला है, ठीक ना। अब देखते रहिए। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सरकार जब खर्च ज्यादा करेगी तो कौन काम करेगा? पैसा चाहे सरकारी कर्मचारी हो या जो भी हो, जनता के पास आएगा ना। ठीक है, तो स्थिति होगी। ठीक है। दूसरा, निजी निवेश में वृद्धि अगर हो तब आप बताइए। निजी निवेश, निजी निवेश मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। निवेश, निजी निवेश को कहीं कहीं विनियोग भी दे देता है, तो आप लोग थोड़ा कठिन हिंदी भी जानते रहिए। निजी विनियोग, विनियोग मतलब निवेश बोलते हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, जहाँ कहीं पैसा लगाते हैं आप। जैसे पढ़ाई पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? किसी उद्देश्य से जहाँ कोई पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो निजी विनियोग में वृद्धि, आप बताइए, पहले आपके पास इतना पैसा बचता था कि 100 रुपये कहीं लगा देते थे, जमा कर देते बैंक में जमा कर, चलिए कहीं नहीं समझ में आया, बैंक में। अब आपके पास इतना पैसा है कि 2-2, 3-3 लाख हर महीने बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हाँ, तो इसका मतलब बैंक में देने का मतलब क्या हुआ? बैंक का ताला मार के चला जाता है, वो लेता काहे है? देने के लिए लेता है, दे देगा। तो किसी को जब देगा बैंक ना तो पैसा मार्केट में, पैसा कूद पड़ा मार्केट में। तो आप जब निवेश बढ़ाते हैं ना तो घुमा फिरा के वो पैसा का होता है। अच्छा मान लीजिए आपका मन किया चलिए कहीं बिल्डिंग बना दिए, तो भी आमदनी बढ़ती है। अभी इन्वेस्ट मतलब पैसा है तभी तो बिल्डिंग बनाए, किराए पे लेंगे, उठाएंगे, मिलेगा पैसा कि नहीं? आपको आमदनी बढ़ेगी आपकी ना। तो जब भी निवेश में वृद्धि हो आपकी, निजी प्राइवेट व्यक्ति की, तो समझिए मुद्रास्फीति है। ये कारण है कि नहीं? मुद्रास्फीति का कारण है कि नहीं? है। कर बढ़ाने पे होगा करारोपण। करारोपण मतलब बोलते हैं टैक्स इंपोज करना, टैक्स लगाना, नहीं लगाना, अभी लेना नहीं, लगाना। करारोपण मतलब टैक्स लगाना। जैसे 4% टैक्स है और 15% टैक्स है, तो कौन ज़्यादा है? तो
आप बताइए, टैक्स बढ़ाएगी सरकार तो मुद्रास्फीति आएगी कि घटाएगी तो कब आएगी, या कोई कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे? देखिए, जब टैक्स वो बढ़ाएगी ना, आप सोचिए कि आप कमाने वाले हैं, आप टैक्स देते हैं 10,000 दे रहे हैं महीने में, मान लीजिए, या एक साल में 10,000 दे रहे हैं टैक्स। सरकार टैक्स बढ़ा दी, अब आप कितना दे रहे हैं? 20,000 दे रहे हैं। शांति इधर उधर देख रही है, इसी का नाम लेके देखिए बता दे रहे हैं। शांति मान लीजिए बन गई है IAS और 2 लाख कमा रही है, साल में इसका हो जा रहा है 25 लाख। ऊपर ही नहीं बता रहा है, भीतर ही बता रहे हैं 25 लाख ना। अब सुनिए, इस पे मान लेते हैं कि इनका 50,000 चला जा रहा है टैक्स। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि इनकम टैक्स है, इनको देना है। 50,000 इसलिए चला जा रहा है कि मान लीजिए 10% टैक्स ले रही सरकार, मान लेते हैं, एक अंदाजा ऐसे ही चल रहा है। अब तो 12,000 तक टैक्स ही नहीं है, नए इनकम जो आया है बजट, फिर भी 25 लाख है ना, तो टैक्स तो देना ही है। तो 10% के हिसाब से इनको 50,000 देना है। लेकिन अगर ये सरकार बढ़ा दे, कितना कर दे, 20% देना है, तब इनको कितना देना होगा? 50 की जगह 1 लाख। तो आप बताइए, आप 25 लाख कमा रहे हैं, 50,000 टैक्स दिए तो कितना बचा? बहुत ज़्यादा हो गया। अब ऐसे करिए कि 10 लाख आप कमा रहे हैं, कितना? 10 लाख। 50,000 टैक्स दे दिए तो कितना बचा? 9.5 लाख बचा ना। लेकिन अगर टैक्स आपका बढ़ जाए, 1 लाख देना पड़ जाए, तो आपके पास कितना बचेगा? 9 लाख बचेगा। तब कहाँ ज़्यादा पैसा बचा? ऐसा काम करिए कि पैसा ज़्यादा बचे, तब डिमांड बढ़ेगी। तो बढ़ाने पे बचेगा कि टैक्स घटाने पे? टैक्स घटा देंगे तो पैसा ज़्यादा बचेगा आपके पास। तो वही तो करा रहे हैं, तो मुद्रास्फीति का कारण ही तो बता रहे हैं कि तो टैक्स करारोपण यानी टैक्स जो इम्पोज हो रहा है वो बढ़ाया जाए कि घटाया जाए? हाँ, सरकार अगर कम टैक्स लेगी तो जनता के पास पैसा बहुत बचा रहेगा, और सरकार पूरा पैसा टैक्स ले लेगी तो कितना बचेगा? पैसा आपके पास ज्यादा बचेगा। तो आप सीधा सा एक लाइन का है, करारोपण में वृद्धि, अरे कमी, करारोपण में कमी। टैक्स घटाएगी, सरकार लेती है टैक्स ना। आप ही बताइए, आप लोग टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन टैक्स देना शुरू करें तो कै रुपया बची? तब फिर जब पैसा न रही तो कहाँ से स्फीति आई? तो इसीलिए जब टैक्स कम कर देगी, मान लीजिए बहुत से लोग हैं टैक्स दे रहे हैं, 2 लाख टैक्स दे रहे हैं मान लीजिए, लेकिन अगर सरकार 50,000 टैक्स ले तो 1.5 लाख उनका बचेगा ना। तो बचेगा यानी उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो मुद्रास्फीति होगी ना। ये गांधी जी को कहे थे, ध्यान में रखिएगा। हाँ ठीक है। तो करारोपण में कमी करने पे मुद्रास्फीति होगी, होगी ना। चौथा है काला धन। काला धन क्या होता है? ब्लैक मनी। ये बता रहे हैं कुछ। हाँ बताइए जी, काला धन क्या होता है? हाँ, वह धन जो रखे रखे काला पड़ जाए। हाँ, तो कर तो हम भी नहीं देते हैं, तो क्या हम काला धन रखते हैं? तो पूरा बात बताओ, पूरी बात। अच्छा, जिनके पास ढेर सारा पैसा रहे लेकिन पैसा न दे, वो तो और नहीं देते हैं। बता सही रही है, लेकिन जब लिखना होगा तो कुछ न कुछ गलती निकल जाएगी, इसलिए सही सही सोच के बताइए। सही बता रहे हैं। हाँ आप लोग बताइए। हम परिभाषा उस पर्यायवाची नहीं पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स। वह पैसा जिसपे, हाँ मेन परिभाषा तो देखिए, ये भी सही बताएं। वो भी देखिए, जो धन वो भी नहीं है, जो मनी, ध्यान से सुनिएगा, जो धन, ये बात नहीं, जो धन टैक्स न देने की वजह से, टैक्स से बचा करके जिस धन को रखा गया है वो काला धन है। मतलब जिस, फिर से सुनिए, अभी ये भी सही नहीं है, अब दूसरा जो बताने जा रहे हैं ही सही है।
जिस धन पे टैक्स लगा है फिर भी आपने उस धन को चुरा के रखा और टैक्स नहीं दिया, छिपा के रखा और टैक्स नहीं दिया उस धन पे, वो है ब्लैक मनी। मतलब जिस मनी पर टैक्स लगा है लेकिन आपने पहले से छिपा रखा था कि हम सरकार को जानने ही नहीं देंगे कि हमारे पास इतनी आमदनी होती है 50 लाख की सालाना, आप दिखा रहे हैं 10 लाख की, 40 लाख दिखाई नहीं रहे, तो 40 लाख रुपए जो बचा के रखे हैं वो टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन आपने छिपा रखा है, इसलिए वो ब्लैक मनी हो गई, क्योंकि कर से छिपा के रखा गया, यानी कर न अदा करने के कारण वो बचा रह गया। तो वह धन जो जिस पर कर देना पड़ता है लेकिन आपने उसे कर से छिपा के रखा, टैक्स नहीं देना पड़े, ऐसे धन को काला धन कहते हैं, है ना। सही परिभाषा ये है। वैसे तो एक लाइन में कह देते हैं कि जिस पे कर न देना दिया गया वो काला धन, लेकिन ऐसे में बहुत से लोग कर नहीं देते हैं क्योंकि कर के दायरे में ही नहीं आते, तो उनका काला धन हो गया। हाँ, तो जो टैक्स के दायरे में आती है उसके बावजूद वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सरकार को दिखा ही नहीं रहे हैं कि हमारे पास उतना है। कैसे नहीं दिखा रहे? क्योंकि अकाउंट में डाल ही नहीं रहे हैं, बिस्तर के नीचे, बक्सा के अंदर, जमीन में खोद के रखे हैं, सब बोरी में भर भर के। अब अकाउंट में डालेंगे तो पता चल जाएगा ना कितने अकाउंट में आ रहा है हर साल। ठीक है, तो काला धन, ये बताइए, काला धन अगर बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति होती है? हाँ, टैक्स हवा नहीं दिया हो तो मार पैसवा है, टैक्स देता तो कम बचता ना, टैक्स से छिपा के रखा गया है, तो काला धन के कारण मुद्रास्फीति होगी? बिल्कुल होगी। चलिए अगला टर्म बताइए आप, सार्वजनिक ऋण में अगर कमी हो जाए, सार्वजनिक ऋण में कमी, कर्जा जानते हैं, सरकार भी कर्जा लेती है। किससे लेती? भगवान से? भगवान से भी लेती, बालाजी मंदिर से ली है। सार्वजनिक ऋण में कमी, सार्वजनिक ऋण में कमी का मतलब समझ रहे हैं? सरकार अगर कर्ज कम ले, आप ही बताइए, थोड़ा ध्यान सोचिएगा, इनको जगाइए, बहुत जरूरी है। जो सार्वजनिक ऋण है यानी सरकार द्वारा लिया गया कर्जा, अगर सरकार खूब कर्जा लेगी तो कर्जवा लेगी किसके लिए? खर्चे करने के लिए ना, तो मुद्रास्फीति रहेगी। लेकिन सरकार जो ये लिखा है सार्वजनिक ऋण में कमी, ये कैसे सही होगा? हाँ, सरकार कर्जा देना बंद कर दे, इसका कहने का मतलब ये है सरकार जिसका कर्जा ली है वापस न करे इस साल, तो अपने आप वृद्धि हो जाएगी। पिछली बार कुछ कर्जा वापस कर दी थी तो कुछ घट गया भाई पैसा, हम पैसा नहीं लौटाएंगे, जितना मिला है हम खर्चा करेंगे। तो सार्वजनिक ऋण में कमी, यानी इसका मतलब है कि जब सरकार जनता से कर्ज कम ले, इसका कहने का मतलब यह है, यहां ध्यान दीजिए, जब जनता से कर्ज कम ले, इसका आंसर ये है, पब्लिक से डेट बहुत थोड़ा ले, कर्ज कम ले। सरकार जनता से कर्ज लेती है, कैसे लेती पता है? वो बेचती, डिवेंचर जारी करती है, प्रतिभूति सिक्योरिटी जारी करती है, अपना पत्र, ऋण पत्र जारी करती है, डिवेंचर बोलते हैं कि हम इतना दे रहे हैं, इतने समय बाद आपसे ले लेंगे और आपको इतना पैसा देंगे, तो अभी तो पैसा लेंगे। तो जब ये कर्ज ही कम ले, तो जब कर्ज कम लेगी ना आरबीआई या भारत सरकार, तो जनता के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। यही ध्यान रखना है, जब सरकार कर्जा कम ले जनता से तो जनता के पास क्या होगा? ज़्यादा बचेगा। तो
तो जब ज्यादा पैसा बचेगा तो जेब में बजेगा, मुद्रास्फीति हर हाल में है ना। लेकिन अगर ये कर्जा ज्यादा लेने लगे जनता से ना, क्योंकि हम बताएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपको बताएंगे खुले बाजार की क्रियाएं, इसमें एक खरीद बिक्री होती है, तो यही ये अपनाता है कम करने के लिए, आगे बताएंगे। तो जब अगर ये ज्यादा कर्जा लेने लगता है ना तो जनता के पास कम बचता है। आगे जब हम पढ़ाएंगे ना निवारण में, उपाय में, मीजर्स में जब बताएंगे कि क्या क्या उपाय हैं इसको दूर करने के, तो वहां सीख जाएंगे आप। आइए, यानी एक तरफ तो जनता से कर्जा कम ली और दूसरी तरफ जो कर्जा ली थी वो चुकाना शुरू कर दे, तो मार पैसा में मार बक्सा खोल खोल के भर भर के बंद करे शुरू कर दिए आदमी, मार पैसा, मुद्रास्फीति हो जाएगा ना। ठीक है, निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि, ई का है निर्यात, यानी जो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट गुड्स, निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि, यानी इंक्रीजिंग या इंक्रीज या टू इंक्रीज डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, निर्यात वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि। आप बताइए, सोच के बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, इतना हमारे पास कुल मिला के प्याज हो रहा है। आपको पता है सरकार ने सितंबर में जब प्याज का दाम बढ़ा था तो दिमाग लगाई थी, पहले बीज बढ़ा दी थी कि जो निर्यात करेगा अब उससे टैक्स हम 20%, 30-40% लेंगे, 20% लेंगे, बढ़ा दिया था। इसीलिए निर्यात करना ठप कर दिए थे लोग। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्याज घट रहा था, तो जब ठप कर दिए, कम कर दिए, देखिए दाम नहीं उतना बढ़ पाया प्याज का, नहीं तो पहुँच जाता तुरंत। वही शुरुआत होता है सितंबर में और जाता है जनवरी तक पूरा बढ़ के। तो सरकार भी बड़ा ध्यान रख रही है आवश्यक वस्तुओं का। इस समय दाल का दाम नहीं बढ़ने दे रही, पता है, प्याज, दाल, चीनी, ये सब का स्टॉक बना के रखी है। कितना खाएंगे, खाइए, स्टॉक बना के रखी है। नहीं नहीं, दाल कहाँ बढ़ा है, अरे भाई फुटकर रेट 120 है, वो भी अरहर का दाल 120 रुपये अरहर का फुटकर है। कौन महंगा है? नहीं महंगा है दाल। वैसे देखा जाए तो नहीं रोका गया होता। 2015 में जब मोदी जी आए थे, 14-15 में, तो 250 रुपये किलो दाल थी उस जमाने में, जब 2-3 रुपये का चाय था। अब तो 6-7 रुपये की चाय हो गई। तो अगर उस हिसाब से बढ़ा होता तो अब तक 400 किलो दाल हो गया होता। दाल बहुत नहीं बढ़ा है, रोका गया है, स्टॉक जमा किया गया है ना। नहीं तो अब तक कई बार बढ़ घट गया होता। बीच में तेल बढ़ा था 1.5 महीने के लिए, वो कंट्रोल किया गया। तो अगर ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ 100 किलो प्याज होता है, मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, छोटा सा देश है भारत, नन्हा सा मुन्ना सा। 100 किलो प्याज हो रहा है और इसमें से 20 किलो चला जाता है दूसरे देश में। हमारे यहाँ 80 किलो बचता है। ये 80 किलो हमारे खाने के लिए क्या है, पर्याप्त है, क्योंकि कुल मिला के 5 ही लोग हैं इस देश में। एक मोदी जी है, एक अमित शाह है और अडानी अंबानी है, एक तो जनता है। एक जनता में अकेले एक जनता है, 5 लोग हैं, चारू एक जनता, 5 लोग हैं देश में। 80 किलो प्याज से काम हो जा रहा है। लेकिन अगर निर्यात, यहाँ क्या लिखा है, निर्यात वस्तुओं की मांग में डिमांड बढ़ जाए। अब देखिए प्याज का डिमांड बढ़ गया, कोई वहां बता दिया कि बनारस का प्याज अगर खाएंगे तो कफय नहीं होगा, कफ दूर बनारस का प्याज पीस के पीजिए,
लू नहीं लगेगी। अब लो लीजिए, डिमांड बढ़ गई। यहाँ के पंडा है बता देंगे। अई प्याज अब डिमांड बढ़ गई। अब समझिए, यहाँ देखिए, निर्यात जहाँ पहले हर साल 20 किलो होता था, हमारा काम हो जाता था, इस साल भी 100 किलो हुआ है, लेकिन निर्यात हो गया, अब बचा कितना? अब बताइए, 50 किलो बचा, वस्तु कम हो गई ना, भले मुद्रा उतने रहे। मुद्रास्फीति आएगी कि नहीं, सोच के बताइए आदित्य, आएगी ना? तो निर्यात भी बहुत ज्यादा हो जाए किसी भी वस्तु की तो भी मुद्रास्फीति हो जाती है ना? कंट्रोल किया गया था। और हम तो जानते थे कि खाली रबी की फसल है प्याज, लेकिन पिछले कुछ समय से हम जाने कि रबी ही नहीं, खरीफ की भी फसल है। गर्मी में होती है निकल के, मार्च अप्रैल में प्याज निकलता है, बोया जाता है ठंडी में गेहूं के साथ, गेहूं मटर के साथ है, वही पहलवा बो देते हैं, ठंडी में बोते हैं, गर्मी में उखाड़ते हैं प्याज, यही ना करते हैं। लेकिन आपको बता दें, खरीफ में भी प्याज होती है। ये तो 70% होती है गर्मियां वाली, और 30% होती है। वही प्याज ठंडी में उखड़ के आती है नासिक ओसिक से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि प्याज किसकी फसल है, तो रबी की, क्योंकि इसमें अच्छा और बेहतर बढ़िया होता है, आराम से होता है। जबरदस्ती उगाने के लिए तो हम कभी भी उगा देंगे। जैसे धान है, तो धान तो खरीफ की फसल है ना? लेकिन पश्चिम बंगाल में तो तीनों समय बोते हैं, तीनों समय, इसीलिए चावल के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल नंबर 1 का। अमन औस बोडो तीनों बोते हैं, बरसातों में बोएंगे, गर्मियों में, ठंडियों में, मतलब कोनो खेतवा नहीं खा, खेतवा उजिया जाता होगा। तो अपना दिमाग लगाए होंगे ना, ममता बनर्जी जी उपलब्ध कराती होंगी। आइए चलिए, एक और क्वेश्चन बताइए, जनसंख्या अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? अगला एफ के बाद जी पे आते हैं। जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आप बताइए, ये बताओ, ये हमारे पास तो 80 किलो बचता था, 20 किलो प्याज दे देते थे बाहर, लेकिन खाने वाले 5 थे ना, एक अमित शाह जी थे, एक मोदी जी थे, एक अडानी, एक अंबानी और एक जनता थी। जनता में अकेले पब्लिक थी, 5 लोग थे। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई, जनता 2 हो गई, 3 हो गई, जनता ज्यादा हो गई। ये जो खा रही थी 5 लोग खा रहे थे, अब 10 लोग हो गए, तो आप बताइए कम पड़ेगा कि नहीं? मारा मारी मचेगी कि नहीं? डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? वस्तु ही कम है। बताए थे, या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए या वस्तु की मात्रा घट जाए, तब भी हो जाता है। तो देखिए, लेकिन इसको रोकना है तो एक तरीका और है, सप्लाई बढ़ानी होगी, तब शायद कंट्रोल हो दूसरे देश से। जैसे सिंगापुर वाले फूलों नहीं उगाते हैं। अभी मिजोरम नहीं, मेघालय, आइजोल, हाँ मिजोरम से फूल मंगवा के ले गए हैं सब सिंगापुर वाले। टोकरी में बांध के फूल गया है पिछले महीने, और पता है डिब्बा में पैक करके गया, फूल लेके गए हैं सब। एंथेरियम करके कोई फूल है, वही गया है। हाँ, आइए चलिए, कौन फूल है भैया? वहाँ पूजा पाठ में जरूरी है कहाँ? वहाँ तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रास्फीति होगी ना, श्योर होगी। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण बन गया है, बहुत समस्या हो गई है। केंद्रीय बैंक द्वारा शाख निर्माण, हाँ देखिए अगला देखिए, केंद्रीय बैंक जानते हैं, सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, भारत में भी है एक सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक, हमारे बीआई पढ़ाएंगे बताएंगे,
सेंट्रल बैंक का काम ही होता है कि उस देश की मुद्रा व्यवस्था पर कंट्रोल करना, मनी मार्केट पर क्या करना, कंट्रोल करना। हर देश में, हर देश की सरकार बनाई रहती है सेंट्रल बैंक को कि मनी मार्केट को कंट्रोल किया जाए। सारे बैंकों का वो बैंक होता है, उसको पैसा भी देगा ये और कंट्रोल भी करेगा। यही फ्लावर्स गया है सर। अच्छा, ढूंढ ली फट से, अड़हुलवा ने बेच दिए बेवकूफ बना के। बड़ा खूबसूरत लग रहा है फ्लावर्स। अनार खा लो, अनार लग रहा है तो केंद्रीय बैंक हर देश में होते हैं, वहां की सरकार बनाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। अमेरिका में फेडरल बैंक के नाम से है, फेडरल बैंक के नाम से है, वो है सेंट्रल बैंक। हर देश में होता है। क्यों होता है? कि देश के जितने उसमें बैंक होंगे या अन्य चीजें होंगी, उसमें मनी मार्केट पे क्या करे, वो कंट्रोल करे। जब जरूरत पड़े मुद्रा छापे, निकाले, हटाए। और ये काम इसको देगा कौन? सरकार देगी, सरकार ही बनाएगी, केंद्र की सरकार ही बनाएगी इसको, केंद्रीय बैंक को। संसद के थ्रू बनेगा, यानी अधिनियम के थ्रू। तो केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण, ये थोड़ा समझिए, जब बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहां और डिटेल में समझ में आएगा। क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक। साख निर्माण, एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ये जो साख निर्माण का गुण है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा साख क्या है, हम बता देंगे, पहले सुन लीजिए। ये साख निर्माण का जो गुण है वो बैंक ही कर पाता है, आप नहीं कर पाते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बैंक का सबसे बड़ा गुण, अगर पूछे कि बैंक का सबसे फेमस काम क्या है, तो क्रेडिट क्रिएशन है। साख का निर्माण वो करता है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये 10 रुपए को 70 रुपए बना देता है इसी साख निर्माण से। हम तो सुने थे कि एक लड़का है, उसके लड़के को लोग ऐसे कहते थे कि पिताजी 1 रुपए में 3 अठन्नी बना देते हैं। हम बड़ा चिंता में थे कि 1 रुपए में 2 ही अठन्नी आती है, 3 ठो कैसे बना देते हैं। लेकिन ई तो 1 रुपए में 14 अठन्नी बना देता है। 7 रुपए कैसे, आइए देखते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा समय दे दीजिए, समझ लीजिए। क्रेडिट क्रिएशन आता है, ठीक है, समझा देते हैं। 2 मिनट धैर्य रखिए ना, समय दे दीजिए, समझा देते हैं। देखिए, ये यही कर पाएगा, हम नहीं। कैसे समझिए, इधर देखिए। जैसे ए नामक व्यक्ति है, ए बी सी डी, 4 व्यक्ति हैं, ध्यान समझिएगा। और ये बैंक है, बैंक का नाम है मजबूरी बैंक। अब भाई जनता जैसे एक जगह लिखा था हारे का सहारा, तो भाई हर देवता, हर ईश्वर हारे का ही सहारा है। जो हारा नहीं है उसको सहारे की जरूरत नहीं है। तो मजबूरी बैंक, ठीक है, इस बैंक का नाम है। ये क्या काम किए कि 100 रुपए इसको दिए, कितना दिए, जमा किए यहाँ। अच्छा, बैंक का सबसे बड़ा काम है, आप जमा करेंगे ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम देगा। नहीं समझे रहेंगे तो बड़ा समझे में नहीं आएगा। बैंक का सबसे बड़ा काम है, जैसे ही आप कुछ भी बैंक से लेना देना शुरू करिए, 1 रुपए चाहिए, 2 रुपए चाहिए, आपका कुछ भी, अकाउंट खुलवाइए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जाओ, भागो यहाँ से, हटो। भिखमंगा पैसा किसे देते होंगे? उसे कहते अकाउंट खुलवाओ तब देंगे। अगर मान लीजिए कोई भिखमंगा पहुंच गया, पैसा दे साहब, बहुत पैसा है, क्या? हाँ, जब बैंक में नहीं जाते, जहाँ पैसा है वहाँ नहीं जाएंगे, जानते कहेंगे अकाउंट खुलवाइए। तो सबसे बड़ा काम है कि अकाउंट खुलवाएंगे। क्या खुलवाएंगे? खाता, अकाउंट खुलवाएंगे और इसी खाते में जमा करवाएंगे।
और ये किसका खाता है? ए का खाता है। लेकिन वो जानता है यहाँ जितने भी लोगों का खाता होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप अपने खाते में जितना पैसा डालते हैं का सझिए निकाल लेते हैं शाम को, या अगले दिन पूरा निकाल लेते हैं? नहीं निकालते। ये भारत की जनता है, और जो सेविंग अकाउंट खुलवाया है वो तो हमें लगता है कि 100 लोगों में 2 लोग होते होंगे जो पूरा पैसा निकाल ले तुरंत है। 98 लोग नहीं निकालेंगे। यही बैंक का बिजनेस है, यही बैंक जानता है, आप नहीं जानते। बैंक जाना ही निकलबे नहीं करेंगे। 10% लोग निकालेंगे, 10% रुपया निकलेगा, इसमें से 90% वो उधार दे देगा। आप देखिए, इधर देखिए, इस 100 रुपया में से क्या किया? 10 रुपया अपने पास रखा, और मान लीजिए नियम है कि SLR और CRR रखना है, तो मान लीजिए 20 रुपया रखा। SLR CRR के रूप में 10 रुपया, 10 रुपया आपका, 20 रुपये रखा। समझिए, 20 रुपये रखा, और 80 रुपये ये क्या किया? B को उधार दे दिया। इनको चाहिए, ही पहुंच गए कि बिटिया की शादी है। अरे हम बता रहे हैं सन 1920 की बात, उतने में काम हो जाएगा। 50 बाराती तो खा ही लेंगे। 1950 में नहीं खा लेंगे? तो ये आपका 80 रुपये इनको उधार दे दिया। कितना दिया? ध्यान समझिएगा, 80 रुपये उधार दे दिया। वो जान रहा है कि इनके अलावा और भी जितने लोग जमा किए हैं, मान लीजिए 50 लोग जमा किए हैं पैसा, तो उसमें से 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग ऐसे होंगे जो पूरा पैसा निकालेंगे, बाकी लोग नहीं निकालेंगे। बहुत लोग धुनियाएंगे, हमको पैसा निकाल लेंगे। कुछ लोग करेंगे, कुछ निकालेंगे। कुछ लोग छुबे नहीं करेंगे, बल्कि अगले दिन और जमा कर देंगे लिया के। कभी देखिए, तो 80 रुपया दे दिया, तो इनको ऐसे नहीं देगा। ये जाएंगे उधार लेने, कहेंगे अकाउंट खुलाओ। देखिए, इनका एक खाता और खुल गया यहाँ पे, 2 ठो खाता हो गया इसका, इन्हीं के पैसवा से। एक खाता खुलवा के 80 रुपया इनको नहीं देगा, कहे हाँ जान, आप हाथ में दे देंगे, निकल के भाग जाएंगे। इनके दिमाग से खेलेगा। कैसे? इनके खाता में 80 रुपया डालेगा, कहेगा हम अकाउंट में आपके चला जाएगा, आपको जब चाहिएगा ले लीजिएगा। ये खुश। पासबुक देखेंगे, 80 रुपया मगन है, 80 रुपया पासबुक वह देख के मगन है। 80 रुपया ही मगन है कि 100 रुपया हमारे पासबुक पर हो। आई 80 रुपया देख के मगन है कि हमारे पासबुक पर हो। और निकालेंगे नहीं, कहे अरे चला जरूरत हो, जब देखा जाए, जब वैसे कुछ लोग तो दान दक्षिणा देवे करिए, वैसे बारात में पड़ जाए तो ठीक है, न जरूरत फांसी मामला तो निकाला। तो चलिए बहुत करेंगे तो मान लीजिए निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो देखिए, ये जान रहा है कि 80 रुपया दे दिए हैं, लेकिन 1 दिन में नहीं निकाल लेंगे। आज 10 रुपया निकालेंगे, कल 20 रुपया, ऐसे करके निकालेंगे। नहीं निकालता है कोई। बिटिया की शादी के लिए अगर आप 4 लाख उधार ले लिए हैं, तो 1 दिन में 4 लाख नहीं निकाल लेते हैं, आप रखे रहते हैं। कुछ आज निकाले, कुछ कल, कुछ शादी से 4 दिन पहले निकालेंगे। 1 दिन नहीं निकालेंगे। उसके शर्त भी रहता है कि 1 दिन में आप इतना ही मनी। नहीं, वो आप निकालिए जाइए। हाँ, ज़्यादा निकालना होता है ना, तो एप्लीकेशन देना होता है। आप ही 10 लाख जमा किए हैं ना, 5 लाख निकालने जाएंगे, नहीं देगा। वो कहेगा आप ही को दे देंगे, बाकी को क्या देंगे। तो आप 1 दिन पहले एप्लीकेशन दीजिए कि हमें 5 लाख चाहिए, तब वो देगा। हाँ, बात यह है कि उसके पास भी पैसा एक सीमित मात्रा में है, सबको देना है। 2 ही लोग को 5-5 लाख दे देगा, तो बाकी को 10-5 20 चाहिए तो नहीं दे पाएगा ना, बाकी ग्राहक वापस चली जाएगी। 2 ही लोग पूरा पैसा लिख चले गए। तो एप्लीकेशन लिखवाता है, तब आपके लिए अलग से अगले दिन रखे रहेगा। कभी निकालने जाइए, ऐसे ही करता है। आइए देखिए, सोचिए, आप खुद सोचिए कि हमारे पैसा रखा है, काहे नहीं दे रहा। आप सोच रहे हैं कि जितने लोग जमा किए हैं, क्या वो पूरा पैसा आपका रखा है कहीं बक्सा में बंद करके? नहीं, वो बैंक जो है मुद्रा का व्यापार करता है, उसके पास और कुछ नहीं है। वो चीनी का व्यापार नहीं करता, चावल का नहीं करता, गेहूं का नहीं करता, बिस्कुट का नहीं करता, मुद्रा का व्यापार करता है। मुद्रा लेता है, मुद्रा कम दर पे लेगा और अधिक दर पे ब्याज दर पे, कम ब्याज दर पे लेगा, अधिक ब्याज, यही उसका मुनाफा है। तो अब देखिए यहाँ पे बात नहीं, 80 रुपया इनको दिया, अकाउंट खुलवाया है, देखिए 80 रुपया। ये जान रहा है कि बहुत करेंगे 10-20 रुपया निकालेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। अब 60 रुपया सी को दे दिया, इसी में से इन्हों को चाहिए उधार 60 रुपया, इनसे खाता खुलवाया।
खाता खोला नहीं तो मिली उली 60 रुपया का खाता खोल कर। डी को भी क्या किया, 50 रुपया या 40 रुपया दे दिया। देख लीजिए ऐसे ही करते गया और 600-700 रुपया उधार बांट दिया। मतलब वही 100 रुपया से कितना जाने की उधार बांट, 700 उधार बांट दिया। अब आप सोच रहे हो कि सब पहुंच जाए अपना लेवल, तब इनको तो उधारी वाले वही तो लिया ना, है नहीं। लेकिन आपको बता दें हमारे भारत में बताए ना कि 1000 लोग अगर जमा किए तो 50 लोग 40 लोग इकट्ठे पहुंच के ले सकते हैं। सब लोग नहीं लेंगे कि हम कहें जो हमें जरूरत नहीं, मतलब पूरे भारत में एक साथ जरूरत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये बैंक अनुभव से सीखा है, इसीलिए व्यापार करता है। यही है साख क्रेडिट क्रिएशन। देखिए इनको 80 रुपया दिया, इनको 60 रुपया, इनको 40, इनको 30, इनको 20, यानी कुल जोड़ लीजिए वो कितना उधार बांट दिया 100 रुपए से, 600 रुपया उधार बांट दिया। कितना, सोच लीजिए, यही क्रेडिट क्रिएशन है। जबकि 100 में 100 ही उधार बांटना चाहिए ना, लेकिन नहीं, 100 भी नहीं बांटना चाहिए, ये लेने आ जाएगा तब। यानी 100 रुपए से 600 रुपया बनाया। ये सिर्फ कर कौन सकता है, बैंक। क्यों कर सकता है, क्योंकि खाता खुलवाता है, कारण यही है, अकाउंट खुलवाता है। पासबुक देख के मगन है, पासबुकवा देखते हैं। हमारे गाँव में क्या हुआ, जब पासबुक चढ़वा हुआ वो चढ़वा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, आगर चला पेंशन का पैसा आगर इन पड़ल बा। पासबुकवा देख के अगर पूरा गांव के लोग पहुंच जाए उसी बैंक में, जैसे मान लीजिए बगल में बैंक है ना, आपको क्या अंदाजा होगा इस बैंक में कितने लोगों का अकाउंट होगा? इस वाले बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, हम आपको बता दें कम से कम इसमें 30 से 40 हजार लोगों से ज़्यादा होगा अकाउंट। लेकिन आपको उम्मीद नहीं होगी, जाके चेक करवा लीजिए, 40,000 से कम नहीं होगा अकाउंट, इसमें ज़्यादा होगा। लेकिन आपको रोज कितने लोग दिखेंगे? 100-150 से ज़्यादा नहीं दिखेंगे, उससे भी कम सर। आप ही कहा कै दिन गए हैं बैंक? हम जाते ही नहीं। तब तो यही है, ये साख समझ में आया? साख, साख मतलब उधार बांटना, और उधार यानी क्रेडिट, क्रेडिट देना, उधारी देना। और क्रेडिट क्रिएशन बैंक का सबसे बड़ी गुण है, सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी क्वालिटी है, और ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ बैंक ही कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो हम जो पूछ रहे थे यहाँ मुद्रास्फीति के परिप्रेक्ष्य में, उस पे आइए। केंद्रीय बैंक द्वारा साख का निर्माण, आप बताइए सेंट्रल बैंक कैसे साख का निर्माण करती, पता है? ये जो बैंक लोग होते हैं ना, ये लोग सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा जमा करके रखते हैं, नगद, उसको बोला जाता है CRR, हम पढ़ाएंगे आगे। और अपने पास कुछ पैसा रखती है, उसे बोलते हैं SLR। ये अच्छे से बताएंगे तो समझ में आ गया। ये सांविधिक तरलता अनुपात है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और यह कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ये पैसा RBI के पास रखा जाता है, और ये पैसा अपने पास नगद रूप में रखती है। अगर 100 रुपये उसके पास है तो 5 रुपया मान लेते हैं यहाँ रखी, और 4 रुपया अपने पास नगद रखती है। नियम बना रखा है केंद्रीय बैंक कि रखना पड़ेगा। मान लीजिए इमरजेंसी में कोई आ ही गया अपना पैसा लेने, तो कहाँ से दोगे? तुम तो पूरा उधार बांट दे रहे हो, क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हो, तो आपको रखना होगा। तो ठीक है, ये 9 रुपये आपका यहाँ रहेगा। तो आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन का है, केंद्रीय बैंक साख निर्माण कैसे करता है पता है? इनसे कहेगा आप हमारे यहाँ 5 रुपये CRR रख रहे थे, अपने यहाँ 4 है। ध्यान से देखिए, अब आप क्या करिए, हमारे यहाँ 2 रुपया रखिए और अपने यहाँ 1 रुपया, तो उसके पास ज्यादा बचेगा पैसा ना, वो तो और उठा के उधार बांट देगा कि नहीं? होगा तो वह कम है बात। तो देखिए क्रेडिट क्रिएशन हुआ कि नहीं? तो जब केंद्रीय बैंक साख निर्माण करता है तो करता क्या है? CRR और SLR की रेट घटा देता है। जब डिटेल में बैंकिंग पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। SLR और CRR की रेट घटा देता है, तो क्रेडिट क्रिएशन हो गया। क्लियर? तो ठीक है, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। बाकी हम एक ठो और बचा है, उसके बाद पूर्ति पक्ष का है, एक ठो और है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और है
व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक साख का निर्माण करना, ये तो आ ही गया आपका, आराम से आ गया। FGHI, व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक साख का निर्माण करना। व्यापारिक बैंकों द्वारा, ये जो बैंक है ना, ये व्यापारिक बैंक है। जो बैंक मुद्रा का व्यापार करे वो क्या कहलाएगा? व्यापारिक। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण करना, यानी मेकिंग क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाई, हाँ छोड़ दो, साख का निर्माण, बस छोड़ दिए। ये जो व्यापारिक बैंक है, एक लाइन का है, व्यापारिक बैंक है, अभी हम बताए, जैसे देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये जितने भी बैंक हैं, SBI है, ये लोग उधार बांटते हैं, यही है साख का सृजन, यही क्रेडिट क्रिएशन। अगर ये ज़्यादा उधार बांटें तो जनता के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना? ठीक है, तो ठीक है, मुद्रास्फीति हो गई। चलिए मुद्रास्फीति का कारण जल्दी से देख लीजिए। मांग पक्ष के घटक में पहला था सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सरकार खर्चा खूब करे, जनता के पास आएगा पैसा। निजी विनियोग, यानी आप जो निवेश कर रहे हैं वो पैसा ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, यानी आपके पास पैसा है तभी तो कर रहे हैं, ठीक है। करारोपण में कमी, हाँ टैक्स घटा देगी तो जनता के पास ज़्यादा बचेगा। काला धन, अल्लाह पैसा पूरा छिपा के रखे हैं, मुद्रास्फीति। सार्वजनिक ऋण में कमी, मतलब सरकार लोगों से ऋण कम ले रही है, और जनता के पास ज्यादा पैसा बच रहा है, बल्कि उधारों दे रही है। अब बताइए, निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि, बढ़ोतरी होगी तो मुद्रास्फीति आएगी ना, वस्तु कम पड़ जाएगी ना, तो महंगा हो जाएगी वस्तु ना। अगला था आपका जनसंख्या, हाँ ये तो ही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई सामान कम पड़ जाएगा, वैसे ही महंगा। केंद्रीय बैंक द्वारा साख का निर्माण, यो देखे, जनता में पैसा आ जाएगा। और उसके बाद व्यापारिक बैंक द्वारा साख का निर्माण, वही चीज़, जब भी क्रेडिट क्रिएशन होगा उधार ज़्यादा बांटा जाएगा, और जब ज़्यादा बांटा जाएगा तो जनता के पास पैसा खूब रहेगा तो खर्च खूब करेगी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा मांग पक्ष वाला मुद्रास्फीति का कारण। याद है नहीं इतना? याद रखिएगा, कल पूछ सकते हैं, ठीक है।